concept of image classification. What is image classification? Let's understand first कि है क्या image classification. तो image classification में क्या है कि जो एक पिक्सल है उसको कैटेगराइज करते हैं. जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है. जो इमेज है, मान लो कि आपकी 10 बाई 10 की ग्रिड है, तो उसमें कितने सेल होंगे? 100 सेल होंगे. हर सेल में क्या चीज है? ग्रीनरी है या रॉक है या पानी है? तो वो कैसे असाइन करोगे आप एक एक करके बैठोगे तो नहीं, उसको बिनोगे तो नहीं, कि कैसे करोगे? तो हमें क्या करना पड़ता है इमेज क्लासिफिकेशन में कि हम उसको कैटेगराइज करते हैं, और वो प्रोसेस होता है जो कंप्यूटर के अंदर ही है. अंदर मतलब एक प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है, उसको करता है. तो वो इस प्रोसेस को, तो इमेज क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग पिक्सेल्स. पिक्सल कह सकते हो या आप सेल कह सकते हो. असाइनिंग पिक्सल इन द इमेज टू कैटेगरीज और क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट. क्लासेस और कैटेगरीज ऑफ इंटरेस्ट. जो हर एक पिक्सल को हम एक क्लास के अंदर या एक कैटेगरी में कह देंगे कि ये पिक्सल इस कैटेगरी पानी है इस पिक्सल में, तो ये एक पूरा का पूरा से पूरा का 10 बाई 10 का ग्रिड पूरा ये तालाब के अंदर है, तो सारे पिक्सल को हम कौन सी क्लास में डाल देंगे? एक क्लास नोन एज वाटर. तो एग्जांपल ऑफ क्लासेस कुड बी built up areas, water body, green vegetation, bare soil, rocky areas, cloud, shadow. So many classes could be formed depending upon हमें और ज्यादा केवल वेजिटेशन का, ग्रीन वेजिटेशन का ही हमें क्लासेस बनानी है, तो ग्रीन वेजिटेशन में हम अलग से बना सकते हैं विद द यूज ऑफ एनडीवीआई कि ट्रीज हैं, क्रॉप्स हैं, क्योंकि ट्रीज का जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट है, क्रॉप का जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट है, और जो ग्रास है उसका रिफ्लेक्शन डिफरेंट है. तो हम यदि वेजिटेशन का एक ही क्लास बना रहे हैं तो सारी वेजिटेशन उसी में आ जाएगी, और हम यदि एक वेजिटेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो उसको भी सब क्लासेस में बांट के उसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन इज ऑल टुगेदर ए काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स, और प्रोग्राम के अंदर जो मैंने एनवी और एडास का बोला था उसके अंदर एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनको क्लासिफायर कहते हैं. और क्लासिफायर्स दे क्लासिफाई. कैसे होता है मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में बताता हूँ. जो हमने पीछे देखा इसका कि क्या है क्लासिफिकेशन, उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में हमें लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा कोई भी एक पिक्सल x है, जो फंक्शन है f का, फंक्शन f इज ए फंक्शन ऑफ ए पिक्सल. दिस इज योर पिक्सल और सेल. x बिलोंग्स टू डेल्टा. डेल्टा क्या है? क्लासेस है. C1 टू L. L इज द नंबर ऑफ क्लासेस, जो मैंने पिछली वाली स्लाइड में दिखाई थी ना, 5-7 क्लासेस. तो वो C1 को आप कह सकते हो जो बिल्ट अप एरिया है, वाटर बॉडी C2, ग्रीन वेजिटेशन C3, ऐसे. तो ये आप ऐसे कह सकते हो इसको. और जो x है that belongs to all the grid, और n r raised to the power n is the number of band. जैसे हम NDVI में 2 बैंड यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम हो सकते हैं कि ज्यादा बैंड कर रहे हो क्लासिफिकेशन में, एक ही एरिया के ज्यादा बैंड में इमेजेस को क्लासिफाई कर रहे हो. तो x कोई सी भी एक इमेज का हो सकता है. सो दिस इज हाउ वी कुड रिप्रेजेंट दैट fx function fx where x belongs to delta. Delta is classes C1 to CL, and x belongs to r raised to the power n. N is the number of bands in which we have done the remote sensing. So ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन का है. आपको जब क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो पिछली वाली स्लाइड में जो मैंने बताई थी वो, प्लस ये आप एक छोटा सा फंक्शनल फॉर्मेट आप यदि मैथमेटिकल फॉर्मेट लिख सकते हो. In order to classify a set of data into different classes or categories. Classes और categories एक ही चीज है, तो डेटा आपका एक ही इमेज पे है या मल्टी बैंड्स में हो सकता है. The relationship between the data and classes into which they are classified must be well understood. मतलब एक हम वेजिटेशन एक क्लास ले रहे हैं तो उसकी कौन सी रिफ्लेक्टेंस वैल्यू होगी या किस वैल्यू से कहां तक होगी. यदि रिफ्लेक्टेंस वैल्यू मान लो कि 0 से 255 हम मोनोक्रोमेटिक हमारे पास इमेजेस हैं, तो मान लो कि 100 से लेके रिफ्लेक्टेंस वैल्यू 140 तक सारा वेजिटेशन है, तो ये रिलेशनशिप हो गया एक. तो रिलेशनशिप को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि हमें पता चले कि ये कौन सी क्लास की वैल्यूज हैं.
तो जहां पे वैल्यूज 100 से 145 रिफ्लेक्टेंस होगी, वो सारी की सारी क्या होगी, वेजिटेशन होगी। ज्यादा रिफ्लेक्टेंस है यदि, तो हो सकता है कि ये एक बसाल्ट रॉक है, बैरन लैंड है, वहां से बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हुआ है और वैल्यूज करीब 200 टू 220 है, तो उस रेंज में कि एक रॉकी एरिया है, सॉलिड एरिया है। तो क्या है कि कंसेप्ट क्या है, हमें रिलेशनशिप सेट करते हैं इसमें, हम करते हैं या एल्गोरिदम जो एग्जिस्ट करते हैं वो करते हैं। जैसे हम इमेज इनपुट करते हैं और उनको इमेज एनहांसमेंट के बाद जब उसको क्लासिफिकेशन पे लेके जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है, तो उसमें एक रिलेशनशिप सर्च करता है एल्गोरिदम्स। रिलेशनशिप होती है बेसिकली जो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू होती है, रिफ्लेक्टेंस होता है, उसके बेस पे होती है। टू अचीव दिस by computer. Now the second statement you read, to achieve this by computer, the computer must be trained. This is training of the machine learning, जिसको हम कहते हैं ना, मशीन कैसे लर्न करें। तो कंप्यूटर जो वर्ड है यहाँ पे आप समझ लो मशीन है, तो कंप्यूटर मस्ट बी ट्रेंड। हम कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं थ्रू एल्गोरिदम्स कि आप कैसे इसको रिलेशनशिप को कैसे ढूंढो। ट्रेनिंग इज की टू सक्सेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ट्रेनिंग इज की टू success of classification. Classification techniques were originally developed out of research in pattern recognition field. जो पैटर्न है, जैसे पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, ये सर्कुलर दिख रहा है तो वैसा होगा, तो उसी का एक ट्रेनिंग का एक डिटेल से ये निकल के आई। सो अभी उसका लेना देना नहीं है। वी आर इनटू डीप इनटू दिस क्लासिफिकेशन प्रोसेस 3-4 डिकेड्स नाउ। थोड़ा मैं और आगे जाता हूं। आपको मैंने लास्ट में ट्रेनिंग की बात की कि कंप्यूटर मस्ट बी ट्रेन्ड। अभी मैं लर्निंग की बात कर रहा हूं आपसे कि क्लासिफिकेशन में लर्निंग कैसे होती है। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ रिमोटली सेंस्ड इमेजेस इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम लर्निंग। जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो लर्निंग करके कंप्यूटर को ट्रेन करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्लासेस। हम कैटेगरीज लिखें, क्लासेस लिखें या इंफॉर्मेशन क्लासेस लिखें, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो आप ये देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम लर्निंग, ये अब हम उसको जो ट्रेनिंग था उसको लर्निंग मोड पे आए। कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे लर्न करें, तो उस लर्निंग को कैसे हैपन करें, तो हम देखेंगे ये लर्निंग टेक्निक्स कैसी है। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्यूरेट क्लासिफिकेशन इज लर्निंग टेक्निक्स एंड फीचर सेट्स। सो नाउ वी आर इनटू दिस कि कैसे लर्निंग हैपन हो सकती है। Important aspect of accurate classification that your techniques must be very well trained, and for that we need learning techniques and we also need features. Feature यहाँ पे वर्ड यूज होता है, मैं आपको कई बार कहता हूँ कि अर्थ सरफेस फीचर्स मतलब वो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके फीचर्स होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि इंडियन जो मैन है या वुमेन है उनके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, देन द यूरोपियन पर्संस। फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द डेटा, फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फीचर्स का भी हम आगे देखेंगे डिटेल्स की फीचर्स का मतलब क्या है। तो आप देखिए कंसेप्ट ऑफ लर्निंग कैसे हैपन होता है। जो डेटा है, डेटा का मतलब इमेज, आप समझिए ये डेटा जो है नथिंग बट 10x10 और 100x100 ग्रिड, उसको हम जब लर्निंग के थ्रू भेजते हैं तो हमें क्या मिलता है, नॉलेज। और लर्निंग कैसे हैपन होती है, प्रोग्रामिंग के थ्रू। प्रोग्रामिंग को हम ट्रेन करते हैं, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर ट्रेन करता है, वो लर्निंग हैपन होती है और नॉलेज में कन्वर्ट होती है। तो ये कंसेप्ट ऑफ लर्निंग है, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से जोड़ा जाता है बार बार इसी चीज को। ये एक डायग्राम जो आप देख रहे हो ना कि डेटा इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नॉलेज थ्रू अ प्रोग्राम and this process is learning. So this is nothing but artificial intelligence or machine learning process happening inside the computer. Perform the same task more efficiently the next time. Means this is a kind of repetition taking place always. Whenever we do the classification, it's a circulatory, a kind of loop analysis system. एक बार होता है, फिर दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, तो लर्निंग कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंटली इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे इंक्रीज होती है क्लासिफिकेशन उतना ही अच्छा हो जाता है। जैसे हमारी लर्निंग बढ़ती है, वी आर कॉल्ड लर्नेड पर्सन। हम कहते हैं ना कि बड़े आदमी हैं और या लर्नेड पर्सन है। लर्नेड पर्सन का मतलब उनकी लर्निंग इतनी अच्छी हुई है बार बार करने से चीजों को या ट्रिकी करने से कि वो एक प्रोसेस को एफिशिएंट हो गया उनका प्रोसेस।
फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, सोल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ड्राइविंग ए कार, आप बार बार कार को ड्राइव करोगे तो आपकी अच्छी हो जाएगी ड्राइविंग, आप शांत मन से कर पाएंगे, आप बेफिक्री से कर पाएंगे। वैसे कुकिंग है, बार बार कुकिंग करने से कुकिंग कैसे इंप्रूव होती है, एफिशिएंट होती है। वैसे ही हमारे रिमोट सेंसिंग में आइडेंटिफाइंग क्लासेस ऑफ पिक्सल गिवन इन द डेटा through learning, and through learning means in loop learning, it happens continuously। अभी लर्निंग के बाद हमने ट्रेनिंग का देखा, फिर लर्निंग का देखा, अब टाइप्स ऑफ लर्निंग देख रहे हैं हम। दो टाइप की लर्निंग है, दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, इसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं और लर्निंग भी कहते हैं। वन इज सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, अनदर इज अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप क्लासरूम में आते हो तो यू आर बीइंग सुपरवाइज्ड बाय द टीचर और प्रोफेसर इन द क्लासरूम। तो वो जब हम डेटा के ऊपर बैठे रहें, हम डेटा को डील करें, हम डेटा को गाइड करें, जो डेटा यानी कि इमेज को हम एक कंट्रोल पॉइंट्स के बीच में प्रोसेस करें तो वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है। और डेटा को हम जैसे ब्लैक बॉक्स में डाला और दूसरी साइड से निकाल लिया तो वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो गई। तो इसमें जो सिस्टम है कि जैसे कंप्यूटर में हमारा जो एडास या एनवी सॉफ्टवेयर या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसमें जब हम इमेज यानी कि ग्रिड को इनपुट करते हैं और उससे कुछ आउटपुट चाहते हैं, मैप आउटपुट चाहते हैं, तो दो टाइप की लर्निंग या दो टाइप का क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एंड अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। मोस्टली दोनों टाइप के यूज होते हैं। और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन मतलब इंटरफेरेंस कम है तो टाइम कम लगेगा, तो ये फास्ट है अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में हमें डेटा सेट को ट्रेन करना, ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ज्यादा उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, डेटा जो टेस्ट डेटा सेट है वो भी अंदर डालना पड़ता है। तो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जब हमें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी मैप चाहिए, तो हम सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। और सेकेंड लेवल पे अनसुपरवाइज्ड में हम तब जाएंगे जब लार्ज एरियाज को हम एक साथ उसको क्लासिफाई करना चाहते हो। जैसे पूरा गुजरात का हमें लैंड यूज चाहिए जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रिसर्च में नहीं है या हमें प्रिसीजन ज्यादा नहीं चाहिए, तो हम अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अभी मैं जो लर्निंग प्रोसेस लास्ट में हमने देखा था, अननोन पैटर्न्स है, तो उनको हमें जनरलाइज करना पड़ता है कि ये ऐसा फॉर्म होता है तो ऐसा करना है। तो इसको जनरलाइजेशन एक टर्म लेके आए हैं, अदरवाइज दिस होल एल्गोरिथम इज सेम। सो डेटा is being subjected to programs. Here program is to the computer or software, and then this is being classified, getting converted into raw knowledge. Again it is going back and certain learning is happening. Generalization we are doing, we are making certain unknown pattern into certain categories and then classifying it. So that is getting converted into a better knowledge, better understanding, better map. So that is what is the kind of generalization of unknown patterns. Supervised classification, unsupervised classification. Now we are switching over to the features. Features are attributes of the data elements based on which the elements are assigned to various classes. I have taken two things for the classification, supervised and unsupervised. In unsupervised, I have seen there is no interference of the person who is handling the data. But in supervised, the expert sitting onto the computer needs to identify certain things. So features are nothing but identification. So why we are studying features here? For the sake of supervised classification, we need to understand the features of the object so that we could train the data. We could say if this thing is found in the image, then you classify into this class. Are you getting this? Why we are studying? Features are attributes of the data. It's a data means what? Data is reflectance. Data is nothing but reflectance onto the grid. Image is a data. Remote sensing image is nothing but data, and each and every pixel is having certain value, and that is reflectance value. So that is feature of the data in remote sensing. Feature are attributes of the data elements based on which the elements are assigned to various classes. This is various classes means classification.
image classification. Here word classes means classification to the various classes. For example, in satellite remote sensing, the features are measurements made by sensors in different wavelengths of the electromagnetic spectrum. Visible, infrared, microwave, texture features, etc. are taken up in the remote sensing. So they are nothing but the features about the data. This is an example given for the just to correlate that in remote sensing and medical, in medical terminology, we could say the temperature, blood pressure, lipid profile, blood sugar, etc. are nothing but features. And what are the classes? That whether a person is having hypertension or he is a diabetic, these kind of classes, these are the disease are classes, and the parameters are like temperature, blood pressure. These are the features. So you could correlate. Features are parameters, and the classes in which you club the things. So if having higher blood pressure means you could say person is having hypertension, and you could make a class of those persons having hypertension. So that is a class. Now this is a very interesting thing. Unsupervised classification is easy to do, and this is subjected to different statistical methods, and automatically you will find the output. But here in the supervised classification, what we do, the typical characteristics of the class, suppose what is, take a vegetation as a class here, then mean vector of the reflectance value, I said 100 to 140 reflectance value represent the vegetation. So mean vector means mean vector is nothing but a quantity. Like we say vector and raster, in mathematics we say vector and scalar. So mean of the vector value of reflectance of all those would also a characteristic of the class. That mean would be somewhere 120, 125 or 115. So that is what is very good characteristic. So we could classify a particular class like vegetation through a mean vector plus minus 5, plus minus 10, plus minus 15. So that kind of value if we assign in a statistical way, then we could classify features or objects on the Earth's surface into a particular group, and that kind of classification is supervised because we are entering the mean vector. Covariance, this is also a statistical measure. Minimum and maximum gray levels, as I said, 140 within each band. Different band may have different values. Conditional probability density function, so that can, which we have seen in kind of histogram. So so that density function can also be taken into consideration. Number of classes L into which the image is to be classified should be specified by the users. This is very interesting. Say an image, say 100 by 100 grid, and you want to classify that 100 by 100 grid or 10 kilometer by 10 kilometer into two classes only. Say built up area and green area. You are not interested in roads, so you could say roads are also built up. So L is the number of classes you want to classify the whole image into two classes. There is no standard. That is as per the requirement of your client. If you are remote sensing expert, if you are a GIS expert, then the client says that I need only the built up and greenery in this 10 by 10 grid. Then your job is to classify all the pixels into those two categories. So L would be 2. In supervised classification, this is prototype pixels for different classes. Prototype pixels are samples of the population pixels belonging to each classes. Like we have to give certain samples. I'll show you two images after this slide, that we have to pick certain things. That this is water, this is greenery. So we have to earmark everything. So those earmarked
values of the pixels are called prototypes, that we identify exactly that this is greenery, we identify exactly that this is water. So that is prototyping, that before classifying we identify certain points onto the image, that these are going to be these, no doubt in that. Certain things are hazy, the values were 140 and 150 reflectance value, that might be greenery or no greenery, something else. But on the border areas or on the boundary, things are not that much easy to classify. So this classification is basically of the reflectance value recorded and then converting them into the map we need to classify. And auto classifiers are like unsupervised classification. And here these slides are, we are discussing supervised classification, more precise classification. And we need to pick up prototype pixels. Prototype pixels are samples. Prototype pixels are nothing but, their prototype pixels are nothing but samples, you remember this, of the population. Population means whole 10 by 10 grid. Look at this image. This image is analyzed. This is not classified. Assume this. And we decide this is a sample prototype pixel. Maybe pixel means not one single pixel, maybe a combination group of pixels, and we have given it as a name water. This urban settlement, we have taken say another pixel somewhere here and given it a different class. We have picked up here, given it as a class. We have picked up this, we have given it a class, say vegetation, like this. This is another. This one image, this is different image, and we have picked 4 prototype pixels here. This area represents one, this another, this third another, and fourth is the prototype. Now this is an enhanced image for in the supervised classification, and we want to classify the different items here into detailing, very much detail. You would say that this is not a grid. Yes, it is not grid. It has been converted into certain things, but it is not that much clear. And we need a much more clarity about this image, that what is where in this YF's image of Varanasi taken in 2000. Now, if you do the supervised classification precisely, accurately, you may get. Okay, so this is what is the result of classification. The image was like this, and after the classification, image is like this. Now, in this image, there are these classes: water, urban settlement, forest, rice is a crop, masoor is a crop, wheat is a crop, lead wheat is also a crop.